भरण पोषण के लिए कई कार्यवाही। इस संबंध में शीर्ष न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के प्रासंगिक निर्णयों पर इसके बाद चर्चा की गई है। सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी का फैसला 31 जनवरी 1997 को, एआईआर 1999 SC 536, 1999 CLL 466, जेटी 1998 9 SC 473। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि दंड प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 125 के तहत रखरखाव प्रदान करने का अधिकार क्षेत्र समानांतर क्षेत्राधिकार है और यदि रखरखाव को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत प्रदान किया गया है। अदालत के समक्ष रखी गई पूरी सामग्री और साक्ष्य दर्ज करते हुए यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत एक और मजिस्ट्रेट को फिर से भरण पोषण के मुद्दे पर फैसला सुनाना चाहिए। कानून यह वारंट नहीं करता है कि दो समानांतर अदालतों को एक ही मुद्दे पर अलग अलग फैसला सुनाना चाहिए। यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पहले ही निर्णय किया जा चुका है, तो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा रखरखाव के मुद्दे का पुनः निर्णय नहीं किया जा सकता है। श्रीमती प्रेमिला बनाम श्री धर्म सिंह 28 सितंबर 2011 P&H पर यह देखा गया कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी पति द्वारा दायर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता पत्नी ने अंतरिम रखरखाव और मुकदमेबाजी खर्च के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी पति द्वारा आवेदन का विरोध इस दलील पर किया गया था कि याचिकाकर्ता पत्नी को पहले ही संबंधित न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत कार्यवाही में भरण पोषण प्रदान किया जा चुका है और इसलिए यह माना गया कि याचिकाकर्ता पत्नी दावा करने की हकदार नहीं थी वर्तमान कार्यवाही में रखरखाव। इसके अलावा कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि भरण पोषण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के साथ साथ हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रदान किया जा सकता है, जो स्वतंत्र प्रावधान है और हालांकि आपराधिक संहिता की धारा 125 के तहत दिए गए रखरखाव से प्रक्रिया को समायोजित किया जा सकता है। यह समझा जाना चाहिए कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पीड़ित व्यक्ति की ओर से भरण पोषण का दावा करने का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं बनाता है। यह केवल पीड़ित व्यक्ति को उपलब्ध भरण पोषण के मौजूदा अधिकार के प्रवर्तन को फास्ट ट्रैक पर रखता है। यदि अपने पति से अलग रहने वाली महिला ने पहले ही भरण पोषण का दावा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था और न्याय निर्णय के बाद एक सक्षम अदालत द्वारा या तो दीवानी मुकदमे में या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत एक आवेदन में मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा निर्धारित किया गया है, तो वह नहीं करती है अधिनियम के तहत अतिरिक्त भरण पोषण का दावा करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत को अंतरिम आधार पर केवल उन मामलों में फास्ट ट्रैक तरीके से रखरखाव और मौद्रिक राहत देने की शक्ति है जहां महिला ने अपने न्यायालय के तहत या संहिता की धारा 125 के तहत रखरखाव का दावा करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। आपराधिक प्रक्रिया। यदि महिला पहले ही न्यायालय में जा चुकी है और उसके भरण पोषण के अधिकार को किसी सक्षम सिविल न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सक्षम न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पहले से ही दी गई किसी भी वृद्धि के लिए निर्णीत किया गया है, तो उसे एक ही न्यायालय और वह अतिरिक्त भरण पोषण देने के लिए अंतरिम या अंतिम प्रकृति के आवेदन के माध्यम से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर सकती है। रखरखाव की मात्रा। रखरखाव के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय के लिए प्रासंगिक दस्तावेज निम्नलिखित हैं। ए. आयकर रिटर्न। बी. फॉर्म 16 और फॉर्म 1-2 सी. नियुक्ति पत्र। डी. कंपनी प्रमाण पत्र की लागत। ई. वेतन प्रमाण पत्र। च. सभी बैंक खातों का बैंक विवरण। च. क्रेडिट डेबिट कार्ड विवरण। ज. अचल संपत्ति के संबंध में शीर्षक विलेख। आई. वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र। आय साबित करने का बोझ। पति की मासिक आय अक्सर पत्नी के ज्ञान के भीतर नहीं हो सकती है, खासकर ऐसे मामले में जहां उनके रिश्ते काफी तनावपूर्ण होते हैं और पति पत्नी काफी समय से अलग रह रहे होते हैं। पार्टियों की संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय न केवल धारा 24 के तहत रखरखाव तय करने के लिए, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और धारा 27 के तहत संयुक्त संपत्तियों के अधिकार का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इसलिए संपत्ति, आय और व्यय के हलफनामे का एक प्रारूप तैयार करना और उनके द्वारा प्रकट किए जाने वाले दस्तावेजों को भी निर्दिष्ट करना आवश्यक है। इस मामले में न्यायालय का विवेकाधिकार है कि अधिनियम की धारा 24 के तहत किस तारीख से भरण पोषण दिया जाना चाहिए। न्यायालय का विवेकाधिकार कई परिस्थितियों पर निर्भर करेगा जिन्हें ध्यान में रखा जाना है। याचिका में प्रतिवादी की सेवा करने के लिए ये समय लिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 24 के तहत आवेदन दाखिल करने की तिथि, कार्यवाही में पक्षकारों का आचरण, आवेदन में किए गए कथन और उत्तर। अब मात्रा का निर्णय करने के लिए प्रासंगिक कारकों पर एक नजर डालें। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत कानून अच्छी तरह से स्थापित है। निम्नलिखित कारक हैं जिन्हें अंतरिम रखरखाव प्रदान करते समय ध्यान में रखा जा सकता है। ए. पार्टियों की स्थिति। बी. दावेदार की उचित चाहत। सी. पति द्वारा बनाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या। डी. पति की देनदारियां, यदि कोई हो।
ई पत्नी के साथ रहने वाले पत्नी और बच्चों, यदि कोई हो, कि भोजन, वस्त्र, आश्रय, शैक्षिकी और चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वैसी ही जीवन शैली जीने के लिए छल द्वारा आवश्यक राशि और पति की भुगतान क्षमता।